Welcome again, my students. I hope you all are very well, fine. और आपने सबने लेक्चर्स जो भी अब तक हुए हैं वो देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, उसको रिवाइज कर लिया होगा। और अभी आज के दिन जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, अब तक जो भी हमने पढ़ा है ना, उसका यूज आज आने वाला है। यूज आज आने वाला है मतलब अब तक ये सब जो हम पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि हमको सीखना था डायमेंशंस और यूनिट एनालिसिस का एप्लीकेशंस। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो एप्लीकेशंस के बारे में है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस डायमेंशनल एनालिसिस की जितनी भी एप्लीकेशंस पॉसिबल है वो सारी एप्लीकेशंस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और हर एक एप्लीकेशंस के कुछ दो चार क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको डायमेंशनल एनालिसिस के सारी बातों के बारे में पता चल जाएगा। और वंस यू नो इट, आपका बेसिक्स रेडी हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो भी हम करेंगे वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, उसके रिलेटेड एप्लीकेशंस के दूसरे प्रॉब्लम होंगे। बेसिक लेवल से ऊपर वाले लेवल पे जाने के लिए हम शुरू कर देंगे अपना काम, ठीक है। तो आज का लेक्चर अगेन इट इज अ बेसिक लेक्चर जिसमें आप पढ़ोगे एप्लीकेशंस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है। आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को गाइस। लेट मी स्टार्ट let me start with applications of units and dimensional analysis. अब इस पर्टिकुलर केस में हमको क्या सीखना है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ट दैट एप्लीकेशंस, टोटल 4 टाइप की एप्लीकेशंस होती है। यहाँ पे 4 एप्लीकेशंस होती है। पहली एप्लीकेशन जो है वो फाइंडिंग यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट्स। वो क्या है मैं बताता हूं। जैसे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें कांस्टेंट्स आते हैं। कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो ऐसा नहीं होता कि उसके पास यूनिट नहीं होता, यूनिट होता है, वैसे कांस्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। आपने पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी। ये आपने शायद लोअर स्टैंडर्ड में 9th में पढ़ा होगा शायद। ये सिर्फ एक बार इसका कुछ थोड़ा सा पार्ट आया होगा शायद आपको, कि अगर दो मास होते हैं m1 और m2 और दोनों के बीच में अगर r जितना डिस्टेंस है, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स इस फॉर्मूला से दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा। ओके, तो ये चीज एक वहां पे है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो कि ये जो कैपिटल जी है ना, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये ऐसा कांस्टेंट है जिसके पास यूनिट होता है, जिसका डायमेंशन होता है। तो कोई भी अगर हमको कोई एक ऐसा इक्वेशन दिया जाए और उस इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट आ रहा हो, तो वो कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालना है, वो होगा हमारा एप्लीकेशन नंबर 1। फिर दूसरा है कन्वर्जेंस एंड रिलेशंस अमॉन्ग यूनिट, पहला ये होगा। दूसरा है कन्वर्जेंस एंड रिलेशंस अमॉन्ग यूनिट्स। मतलब जैसे आप कन्वर्जेंस करते हो एमकेएस में से सीजीएस में, सीजीएस में से एमकेएस में, मतलब ये कन्वर्जेंस के हम फॉर्मूला जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर कोई पूछे वो 100 ही क्यों होता है भाई, और कुछ क्यों नहीं होता, तो इसके बारे में अगर हमको कुछ जानना है तो हम ये कन्वर्जेंस और रिलेशंस अमॉन्ग यूनिट्स के बारे में डिस्कवर करेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर तीसरा एप्लीकेशन होगा चेकिंग करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। चेकिंग करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन मतलब कोई इक्वेशन सही है या गलत है, उसके बारे में अगर मुझे चेक करना है तो मैं कैसे करूंगा। चलो मैंने आपको कोई नया इक्वेशन दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा वी आर। चलो मैंने ऐसा कोई इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, आपके सामने। अब मैंने जो लिखा है ये इक्वेशन सही है या गलत है, आप कैसे पता करोगे? ठीक है, चलो आपको ऐसा हुआ कि यार डाउट है, यहाँ पे सर ने शायद गलती की हो सकती है, मुझे चेक करना है कि सर ने गलती की है कि नहीं की है। तो ये आप चेक कैसे करोगे, इक्वेशन को सही है या गलत है वो चेक कैसे करोगे? तो उसका जो तरीका होता है वो हम सीखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम ये कर सकते हैं। और उसके बाद चौथी एप्लीकेशन जो है, चौथी एप्लीकेशन में डिराइविंग रिलेशंस। डिराइविंग रिलेशंस मतलब
हम कुछ बेसिक रिलेशंस ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं विदाउट मच नॉलेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के ज्यादा नॉलेज की जरूरत ना है नहीं है, मतलब आपको अगर फिजिक्स नहीं आती है फिर भी कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो आप डिराइव कर सकते हो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो वो कैसे कर सकते हैं वो हमको यहाँ पे सीखना है। तो ये 4 एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने आज के लेक्चर में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं गाइस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एप्लीकेशन है फाइंडिंग यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट्स। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक ये प्रॉब्लम ले रहा हूं। अभी मैंने ये फॉर्मूला आपको दिखाया। इस प्रॉब्लम में से मुझे क्या करना है, कैपिटल जी का यूनिट और डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो शुरुआत करेंगे फॉर्मूला से। जो फॉर्मूला दिया है सबसे पहले वो लिख दो। गिवन एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब किसका यूनिट और डायमेंशन फाइंड करना है भाई, तो कि जी का यूनिट और डायमेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करो, जी को सब्जेक्ट बना दो। तो जैसे ही आप जी को सब्जेक्ट बनाओगे, इट इज गोइंग टू बी एफ आर स्क्वायर m1 इंटू m2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जी को मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया है। तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 आ जाएगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो जैसे ही मुझे फॉर्मूला मिला, आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला को यूज करके यूनिट और डायमेंशन कैसे निकाला जाए, तो बस वैसे ही यहाँ पे हमको करना है। तो यहां से हमको पता चलेगा देयरफॉर यूनिट ऑफ जी क्या होगा। यूनिट ऑफ जी होगा, देखिए यहां पे यूनिट ऑफ एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होगा। यूनिट ऑफ एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा। अब एफ फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। आर डिस्टेंस है, उसका यूनिट होगा मीटर, तो इसका होगा मीटर स्क्वायर। नीचे m1 और m2 ये दोनों क्या है, मास है। अगर ये दोनों मास है तो ये मास का किलोग्राम और m2 का भी किलोग्राम। तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो ये हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि यूनिट ऑफ जी मुझे मिल चुका है। यूनिट ऑफ जी क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये यूनिट आ गया। अब यूनिट आ चुका है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसको कैलकुलेट करके रख सकते हो। तो कैसे करेंगे, चलिए। नाउ डायमेंशंस ऑफ जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि भाई डायमेंशंस ऑफ क्या करना पड़ेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। चलो अभी क्या करेंगे, न्यूटन क्या होता है भाई, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है कि नहीं, जल्दी से मुझे बताओ, चलो सही है कि नहीं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर होगा मीटर स्क्वायर, नीचे होगा किलोग्राम का स्क्वायर। तो बस ऐसे हो गया। तो क्या करोगे, अभी देखो आप क्या बचा यहाँ पे, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया मीटर क्यूब, नीचे हो गया सेकंड स्क्वायर, ऊपर 1 किलोग्राम, नीचे किलोग्राम का स्क्वायर, तो एक नीचे किलोग्राम बचा। सो ये क्या हो गया अल्टीमेटली, आप देखो यहां से डायमेंशन मिल जाएगा। ये मीटर है, मीटर इज इंडिकेटिंग लेंथ, लेंथ का क्या हो जाएगा 3। नीचे क्या होगा सेकंड, सेकंड इंडिकेट्स टाइम, तो टाइम का हो जाएगा 2। किलोग्राम इंडिकेट्स मास, मास का हो जाएगा m1, ठीक है। तो यहां से आपको डायमेंशंस ऑफ जी मिल गया है। देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी क्या हो गया, ये m नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, L3 हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर। देखो हमको यहां पे मिल चुका है इसका यूनिट, ये रहा इसका यूनिट, ठीक है। और वंस यू गेट द यूनिट, आपको यहां से उसका क्या मिल जाएगा, डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है। परफेक्टली अंडरस्टूड। यहां पे कोई क्वेरी है कि नहीं है, बताओ, चलो जल्दी से मुझे बताओ, कोई क्वेरी हो तो। बहुत ही सिंपल तरीके से अपने इसको डिस्कस किया हुआ है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, बस ऐसा ही कुछ करना है, लेकिन यहां पे क्या करना है, देखो फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जैसा कोई
एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको ये एप्सिलॉन, इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं। तो ये एप्सिलॉन के लिए मुझे क्या करना है, यूनिट और डायमेंशंस को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, बस वही करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे हियर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं, एप्सिलॉन 0 नहीं, सॉरी एप्सिलॉन है वो, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो चुका है। अब हमको क्या करना है, जिसकी यूनिट और डायमेंशन मुझे फाइंड करनी हो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलो मुझे यहाँ पे एप्सिलॉन का यूनिट निकालना है, तो एप्सिलॉन को सब्जेक्ट बनाओ, ये 1/4 पाई ऐसे ही रहेगा। यहां पे क्या आएगा, Q1 आएगा, यहाँ पे Q2 आएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। चलो ये एफ आर स्क्वायर भी यहाँ पे हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई ऐसा कांस्टेंट है जिसका यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, डिजिट्स होता है ना, नंबर्स होते हैं, जैसे 1/2 1/3 1/4 पाई पाई बाई 2, मतलब पाई आए या कोई नंबर डिजिट आए, ऐसा कोई कांस्टेंट दिख रहा हो तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। बाकी दूसरे कांस्टेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन है, प्रीवियस केस में क्या था, कैपिटल जी था, उसके यूनिट्स होते हैं, लेकिन डिजिट्स के, कोई नंबर के, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, ठीक है, कंप्लीट नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कोई भी टाइप का नंबर हो, उसके यूनिट नहीं होते। तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट होगा किसका, Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर का, इसलिए यूनिट ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू यूनिट ऑफ Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर यूज करेंगे। देखिए अगर आपको अगर आप में से कोई पूछना चाहता है मुझे कि सर ये फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कहां से आया, तो देखो ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है, मतलब इवन एग्जाम भी होगी ना, तो एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला दे देंगे। फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना होता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आज भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, आपको फॉर्मूला रेडीमेड मिलेगा भाई, बस फॉर्मूला अगर आपके पास है तो यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो आपको सीखना है। सो यू आर नॉट लर्निंग फॉर्मूला, यू आर नॉट लर्निंग फिजिक्स हियर, यू आर जस्ट लर्निंग व्हाट, हाउ टू फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन। समझ में आया भाई, पता चला कि नहीं चला, जल्दी से आंसर दो यार, जल्दी से। चलो, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू यूनिट ऑफ Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर हो गया। तो क्या करेंगे अभी यहाँ पे, तो देखो Q1 का यूनिट होता है कूलम, दूसरे Q2 का यूनिट भी होगा कूलम, क्योंकि Q और Q1 और Q2 दोनों क्या है, चार्ज है, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो Q1 का कूलम, Q2 का कूलम, इसलिए ये हो जाएगा कूलम इंटू कूलम, मतलब कूलम का स्क्वायर। फोर्स का होगा न्यूटन, ये आर जो है वो डिस्टेंस है, तो उसका होगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, तो ये हो गया यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। सो मुझे यूनिट मिल चुका है जो मुझे पहले फाइंड करना था, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, डायमेंशंस की कैलकुलेशन करेंगे हम। तो देखिए डायमेंशंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नाउ डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन क्या होगा, इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चलो फिर क्या होगा, तो कि डायमेंशंस ऑफ कूलम क्या होता है, कूलम होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, तो कूलम का स्क्वायर होगा तो एम्पियर का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन है तो न्यूटन क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं। तो फिर क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ, देखो एम्पियर का स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर है, और ये सेकंड स्क्वायर जो है वो नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाके सेकंड का 4 पावर बन जाएगा। फिर नीचे क्या बचा, किलोग्राम बचा। मीटर और मीटर स्क्वायर मिलके क्या हो जाएंगे, मीटर क्यूब हो जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, देखो यहां पे क्या है, एम्पियर के लिए हम लिखते हैं ए, तो ए का स्क्वायर, सेकंड यानी टाइम, टाइम होता है टी, टी का 4, नीचे क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम यानी एम का 1,
मीटर यानी लेंथ, लेंथ का क्या होगा 3, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा m-1, l-3, t4 और a2। तो ये हो गया डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, ये हो गया डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन। समझ में आया भाई कैसे हुआ, ये परफेक्टली आइडिया आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब कोई भी इक्वेशन में अगर कोई कांस्टेंट है या फिर अननोन क्वांटिटी है और अगर आपको पूछा जाता है कि इस अननोन क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन निकालो, तो कैसे निकालते हैं? इज दैट परफेक्टली क्लियर? यस और नो? जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से बताओ। चलो, ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, मेरे साथ आप करोगे, आप नोट पेन लेके बैठे हो, आई एम होपिंग दैट एक्चुअली। तो मैं भी ये कर रहा हूं और आप भी ये करोगे, और ये क्वेश्चन मैं तो शांति से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आपको मुझसे पहले करना है, और जैसे ही आपका आंसर आता है आपको ये आंसर जल्दी से टाइप करके मुझे बताना है। जल्दी से शुरू करो, आई एम स्टार्टिंग, 1 2 3 स्टार्ट। चलो, मैं जल्दी करता हूं या आप? देखते हैं, चलिए। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। यहां पे दिया है फॉर्मूला, यहां पे E एनर्जी है, H है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और F फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि गिवन E इज इक्वल टू एच एफ, और मुझे यहां पे प्लैंक कांस्टेंट H का यूनिट एंड डायमेंशंस निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, प्लैंक कांस्टेंट H को सब्जेक्ट बनाएंगे, एंड दैट्स व्हाई E बाय F हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर यूनिट ऑफ H क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ E अपॉन एच, सॉरी एफ इज अ फ्रीक्वेंसी। चलो, अब क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होगा जूल, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकंड इनवर्स। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी का यूनिट याद नहीं है तो हमने वो पहले 34 क्वांटिटीज जो की थी उसका टेबल आप रिपीट करो, जल्दी से उसको पेजेस आपकी नोट्स में घुमाओ और वो टेबल देखो, उसमें आपको ये यूनिट मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकंड इनवर्स, और ये हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड। तो मुझे मिल चुका है यूनिट ऑफ एच, जूल इंटू सेकेंड, यूनिट मुझे मिल चुका है गाइस। चलो अब डायमेंशंस की बात करता हूं। नाउ डायमेंशंस ऑफ एच क्या होगा? तो कि डायमेंशंस ऑफ जूल इंटू सेकेंड, डायमेंशंस ऑफ जूल इंटू सेकेंड्स। तो यहां पे क्या आएगा, देखो, जूल, जूल क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, जब टेबल बनाते थे तब मैंने आपको बताया था, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेकंड। तो देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे किलोग्राम बचेगा, मीटर स्क्वायर बचेगा, नीचे ऊपर सेकंड है, नीचे सेकंड स्क्वायर है, तो नीचे एक सेकंड बचेगा। बस किलोग्राम का क्या करेंगे, m1 करेंगे, मीटर स्क्वायर का l2 करेंगे, और सेकंड नीचे है तो उसका t1 करेंगे। ठीक है, और अब क्या होगा, m1 l2 और t-1 हो जाएगा, एंड दैट इज बेसिकली डायमेंशंस ऑफ h, डायमेंशंस ऑफ h। ठीक है गाइस, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये हो गया डायमेंशंस ऑफ h। तो ये यूनिट और डायमेंशंस आपको h का मिल चुका है। ठीक है, समझ में आया इस मेथड को? वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे डायमेंशन एंड यूनिट निकालना है, किसका? के का। के यहाँ पे क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में के इज थर्मल कंडक्टिविटी। देखो क्या है इसमें, है ना, फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, जैसे यहाँ पे के थर्मल कंडक्टिविटी के लिए यूज किया गया है, वैसे के बहुत सारी अलग अलग क्वांटिटीज के लिए भी यूटिलाइज किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, चैप्टर और टॉपिक के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि ये जो के होता है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, वो आप देख, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि गिवन
Q अपॉन टी इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन L। और मुझे K का यूनिट और डायमेंशन निकालना है, तो मैं K को सब्जेक्ट बनाता हूं यहां पे। तो K क्या होगा, तो देखते हैं K का फॉर्मूला। ये L जो है वो Q के साथ मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, और बाकी सब कुछ जैसे A है, ये T1 माइनस T2 है, और स्मॉल t है, A है, T1 माइनस T2 है, और स्मॉल t है, ये सब कुछ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा, राइट। तो हमने K को सब्जेक्ट बना दिया है, यहां पे K को सब्जेक्ट बना दिया है। चलो, K सब्जेक्ट बन गया। अब क्या करना है, यहां पे Q जो है वो एनर्जी है, L जो है वो लेंथ है, A जो है वो एरिया है, T1 माइनस T2, अच्छा T1 माइनस T2 को अपने ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू एल, एरिया। T1 माइनस T2 यानी टेम्परेचर का डिफरेंस। तो डिफरेंस को यूजुअली डिनोट किया जाता है डेल्टा से, तो डेल्टा T, और ये हो गया स्मॉल t विच इज टाइम। ये एरिया है, Q है एनर्जी है, L इज लेंथ, डेल्टा T इज टेम्परेचर एंड T इज टाइम। तो यहां से मुझे पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि यूनिट ऑफ K क्या होगा। तो यूनिट ऑफ K क्या होगा, देखो Q इज एनर्जी, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। लेंथ, लेंथ होता है मीटर में। नीचे एरिया, एरिया होगा मीटर स्क्वायर में। ये डेल्टा टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है केल्विन में या सेंटीग्रेड में, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। फिर टी इज अ सेकेंड, सेकेंड में, ठीक है। तो ये हो गया उसका यूनिट, जूल। अभी उसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं यहां पे। देयरफॉर यूनिट ऑफ के, देखो ऊपर एक मीटर है, नीचे मीटर स्क्वायर है, तो ऊपर जूल रहेगा, ऊपर मीटर नीचे मीटर स्क्वायर, तो यहां पे मीटर आएगा, केल्विन आएगा, और यहां पे क्या आएगा, सेकंड आएगा। जूल आएगा, मीटर आएगा, केल्विन आएगा, सेकंड आएगा। चलो, अब क्या करते हैं यहां पे, ये उसका यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ के। नाउ डायमेंशंस ऑफ के, डायमेंशंस ऑफ के क्या होगा, तो क्या डायमेंशंस ऑफ जूल, मीटर, केल्विन एंड सेकेंड, ठीक है। चलो क्या करेंगे, डायमेंशंस ऑफ जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, नीचे आएगा मीटर, केल्विन एंड सेकेंड। चलो डायमेंशंस क्या होगा, ये देखो ऊपर मीटर स्क्वायर नीचे मीटर, तो एक ऊपर मीटर बचेगा, नीचे सेकंड स्क्वायर और सेकंड मिलके सेकंड क्यूब हो जाएगा, और यहां पे केल्विन भी है। चलो अब क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, किलोग्राम है तो m1, मीटर है तो L1, नीचे सेकंड है, सेकंड यानी टाइम, टाइम का क्यूब टी क्यूब, और केल्विन का क्या होगा, 1, केल्विन का होगा 1। तो हम क्या लिखेंगे, m1 L1 T minus 3 and K minus 1. So that is the unit of, sorry, dimensions of thermal conductivity K, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। समझे कैसे निकालते हैं भाई, बस सब्जेक्ट बनाओ और अपने जैसे पहले करते थे वैसा ही करना है, यहां पे कुछ नया नहीं करना है गाइस। समझ में आया कि नहीं आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पहला मेथड हमने खत्म किया, पहला एप्लीकेशन। मैंने 3-4 प्रॉब्लम दिखाई, 3-4 प्रॉब्लम जैसे हमने किए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे प्रॉब्लम वैसे ही होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कुछ नया नहीं होता, बस 4 प्रॉब्लम हमने की, अगर 4 के सामने आपको 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन भी दे दिए जाए, तो वो सारे क्वेश्चन की जो प्रोसीजर होगी वो कुछ ऐसी होगी जो हमने की। अब एप्लीकेशन नंबर 2, कन्वर्जन एंड रिलेशन अमॉन्ग यूनिट, यूनिट के बीच का कन्वर्जन और रिलेशन क्या होगा उसके बारे में हमको सीखना है। सबसे पहले देखिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूटन और डाइन के बीच का कनेक्शन देखेंगे, उसके बाद जूल और अर्ग के बीच का कनेक्शन देखेंगे, कैसे होता है देखिए। चलिए शुरू करते हैं गाइस। चलो अभी यहां पे ए वाला जो है काम करते हैं, न्यूटन एंड डाइन के बीच में रिलेशन। एक चीज हम जानते हैं कि एक न्यूटन क्या होता है,
तो 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, किलोग्राम क्या होता है, किलो, किलो मतलब 10⁻³ वो सब मल्टीपल, और वो टेबल जो था मल्टीपल और सब मल्टीपल का, उस मल्टीपल और सब मल्टीपल के टेबल से आपको पता चला होगा। अगर नहीं पता है तो उस टेबल को भी जरा आप अपनी नोट्स में आगे पीछे जहां पे भी आपने लिखा होगा वो लिख, वहां पे देखो। मैं इंसिस्ट करता हूं कि हर एक लेक्चर के बाद आप अपनी फेयर बुक के अंदर अपने जो भी कंटेंट पढ़ा हुआ है उसको लिखो, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, किलोग्राम है तो ये होगा 10⁻³ ग्राम। मीटर है तो ये 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकंड है तो वो कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। तो क्या हो गया देखो यहाँ पे, ये है 10⁻³ और 10⁻², तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा। 10⁻³ एंड 10⁻² मिलके 10⁻5 हो जाएगा। ये ग्राम है, ये सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है भाई, वो डाइन होता है। तो यहाँ पे आपको देखो रिलेशन मिल गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। अभी तक क्या थे, आप ऐसे रिलेशन सिर्फ रट्टा मार लेते थे कि ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है, तो हर एक केस में आप अपना आंसर नहीं दे सकते, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आप अपना आंसर दे सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है, क्लियरली दिखाया है कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁻5 डाइन क्यों होता है, इट कैन बी सीन क्लियरली, राइट। वैसे ही हमको यहाँ पे क्या करना है, अब अर्ग वाला रिलेशन देखना है, जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन। तो देखो हम जानते हैं 1 जूल क्या होता है, तो कि 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर, जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे, न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, तो अभी हमने सीखा न्यूटन होता है 10⁻5 डाइन, और मीटर क्या होता है, तो मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर, मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर गाइस। तो ये हो जाएगा 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। चलो 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, उसको कहते हैं अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। जूल के सीजीएस को अर्ग बोला जाता है, न्यूटन के सीजीएस को डाइन बोला जाता है। अगर फिर भी अगर आपने अब तक ये देखा है और आपको मान लो कि कोई समझ में नहीं आया, तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि आपको ये पता होना चाहिए 1 न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर 1 डाइन क्या होता है, तो 1 डाइन होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर 1 जूल क्या होता है, तो कि 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है, या फिर आप 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है। और यहां से 1 अर्ग क्या होता है, 1 अर्ग होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर, या फिर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इतनी चीजें हैं, वो कभी भी जरूरत पड़ सकती है भाई, वो आपको याद रहना चाहिए। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कन्वर्ट एमकेएस वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू सीजीएस वैल्यू। देखो ये कन्वर्जन है ना, उसके दो तरीके हैं कन्वर्ट करने के, मैं दोनों तरीके दिखाने वाला हूं। एक तरीका इस प्रॉब्लम में दिखाऊंगा, इसके बाद में एक और प्रॉब्लम ले रहा हूं, उसमें मैं आपको दूसरा तरीका दिखाऊंगा। देखते हैं उसमें क्या होता है। देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एसआई वैल्यू है या एमकेएस वैल्यू है। और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, जी की वैल्यू को लाना है यहाँ पे, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मुझे इसका आंसर लाना है सीजीएस में, ठीक है, सीजीएस में मुझे इसका आंसर लाना है। तो देखो इसका मैं मेथड नंबर 1 जो है बताता हूं। मेथड 1 बताता हूं। मेथड 1 क्या है, देखो हमने ये सीखा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को नंबर और यूनिट के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो देखो, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, हम ये जानते हैं कि नंबर और उसका यूनिट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमने सीखा था, याद है। फिर N1U1 इज इक्वल टू N2U2 हो जाएगा। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ये 1 जो है, N1 नंबर है, U1 वो यूनिट है और वो SI यूनिट है। फिर N2 भी एक नंबर होगा, U2 यूनिट होगा, लेकिन ये CGS यूनिट होगा। तो देखो, हम यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाले हैं। यहाँ पे G की वैल्यू है, उसका SI यूनिट में नंबर क्या है, नंबर है 9.8, और यूनिट क्या है, तो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां का नंबर मुझे पता नहीं है, वो मुझे ढूंढना है, लेकिन यूनिट में जान सकता हूं कि सीजीएस में वो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इतना समझ में आया जो मैंने किया। अब हमको क्या फाइंड करना है भाई, N2 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, N2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये सेकेंड स्क्वायर जो है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से देखो तो ये कहां चला जाएगा, मीटर के साथ चला जाएगा। ठीक है, और ये सेंटीमीटर जो है, वो यहां पे सेकेंड स्क्वायर के साथ कहां आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, N2 को सब्जेक्ट बना दिया है, बस, दूसरा कुछ नहीं किया है। तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा, N2 इज इक्वल टू 9.8, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब मीटर होता है कितना, मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, यहां पे सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं आएगा, वो स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया है, ये स्क्वायर नहीं है। चलो, ये 100 सेंटीमीटर, मीटर ऊपर जो न्यूमरेटर में ये वाला मीटर है ना, उसका मैंने क्या लिखा, 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है, सेंटीमीटर है। तो अब देखो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाएगा, और मुझे N2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 9.8 इंटू 100, एंड देयरफॉर N2 क्या होगा, 980 हो जाएगा। यानी सीजीएस का जो यूनिट है, उसमें अगर ये नंबर की बात करेंगे तो 980 आ जाएगा। तो हेंस हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू 980 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो खाली जगह थी वो हमने भर दी भाई। चलो ठीक है, समझ में आया। ये एक ऐसा तरीका है जो डायरेक्ट N1U1 N2U2 से आप कर सकते हो, ये मेथड 1 है। ठीक है, अब मेथड 2 को दिखाने के लिए मैं दूसरा प्रॉब्लम दिखाता हूं। चलो, यहां पे हमको क्या करना है, यू कैन जस्ट सी दैट कि हियर ये जो कैपिटल G है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, यहां पे दूसरा मेथड ये है कि सब कुछ वैसे ही रखो, सिर्फ जहां पे आपको सब्सटीट्यूशन की जरूरत है उसको सब्सटीट्यूट करो। जैसे यहां पे देखो न्यूटन है, तो न्यूटन की जगह पे हम जानते हैं 10⁵ डाइन लिख सकते हैं, राइट। न्यूटन की जगह पे 10⁵ डाइन लिख सकते हैं। फिर मीटर है, मीटर की जगह पे 100 यानी 10⁵2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और इधर ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर कर दो। फिर नीचे क्या है, किलोग्राम, किलो मतलब 10⁻3, तो 10⁻3 ग्राम का भी यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। मैंने क्या किया है, जो एमकेएस यूनिट्स है ना, उस एमकेएस यूनिट्स को सीजीएस यूनिट के वैल्यूज में रिप्लेस कर दिया है। न्यूटन को डाइन में लिखना है अगर मुझे, तो वो 10⁵ लगाना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है तो 10⁻2 लगाना पड़ेगा। किलोग्राम को ग्राम में लिखना है तो 10⁻3 लगाना पड़ेगा। देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब देखो 10⁻5, यहां पे क्या है 10⁻2 और उसका भी स्क्वायर। देखो 10⁻2 का स्क्वायर है, तो मतलब ये 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4। ऊपर क्या बचा, तो के डाइन बचा, और दूसरा सेंटीमीटर का स्क्वायर बच गया।
अब नीचे क्या होगा, देखो नीचे है 10⁻³ और उसका स्क्वायर, 10⁻³ का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, 10⁻6 आ जाएगा। तो नीचे आ गया 10⁻6। और कुछ बचा तो क्या बचा, ग्राम का स्क्वायर बचा है, तो ये हो गया ग्राम का स्क्वायर। बस अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है, 6.67 इंटू, देखो ये 10⁻5 प्लस 10⁻5 और 10⁻4 ये मिलके क्या हो जाएंगे, 10⁻9 हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10⁻6। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम का स्क्वायर। सो यहां से आपको पता चल जाएगा कि जी का वैल्यू क्या होगा। सो जी का वैल्यू हो जाएगा 6.67 इंटू, देखो ये 10⁻11 है, ये 10⁻11 है, ठीक है। जस्ट मिनट गाइस, चलिए ये 10⁻11 है और 10⁻9 है, मतलब ऊपर क्या बचेगा, 10⁻2 बचेगा, और नीचे है 10⁻6। ऊपर बचेगा 10⁻2 और नीचे बचेगा 10⁻6। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम का स्क्वायर, ठीक है। एंड हेंस मैं अब ऊपर अपना आंसर लिख रहा हूं, फाइनल आंसर क्या होगा, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। देखो 10⁻6 जब नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो कैसा माइनस होके जाएगा, ऊपर -2 है, नीचे से क्या आया, -6 आ गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। ओके, तो फाइनल आंसर मुझे मिल चुका है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम का स्क्वायर। सो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे हमको N1 U1 जैसा कुछ किया ही नहीं, मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, सारे यूनिट्स की जगह पे सब्सटीट्यूशन कर दिया। देखो मेरा काम है दोनों मेथड बताना, ठीक है, दैट्स माय ड्यूटी। आपको जो मेथड इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम में दोनों मेथड वैलिड है, ठीक है, दोनों मेथड एग्जाम में वैलिड है, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हम ऐसे देखेंगे जहां पे हम मेथड 1 ही अप्लाई कर पाएंगे, दूसरी कोई मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी पहले सीख लो, ये सब बेसिक चीजें हैं। अभी लड़ाई लड़ने जाना हो ना जब, तब हमारे पास क्या होना चाहिए, हथियार होना चाहिए, लेकिन हथियार चलाना हमको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बंदूक चलाना ही नहीं आता और आप लड़ाई करने के लिए बंदूक लेके चले गए, ठीक है, तो मतलब डेफिनेटली आपकी हार ही होने वाली है। तो पहले क्या सीखना होता है, ये सारे वेपन्स जो है ना उसको चलाना सीखना पड़ता है अगर लड़ाई लड़नी है तो, यानी वेपन्स चलाना वो बेसिक रिक्वायरमेंट है लड़ाई की। तो यहाँ पे भी क्या होता है, चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो पहले बेसिक रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर लो, फिर अपने क्या करेंगे, रियल टाइम टेस्ट लेंगे लड़ाई का, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इससे भी थोड़े थोड़े डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। लेकिन यू विल नेवर फील, आपको कभी फील ही नहीं होगा कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। फिजिक्स की टेंशन अगर दिमाग में होती है ना, वो टेंशन मेरे पे छोड़ो, सिर्फ फॉलो करो, काम हो जाएगा आपका, ये गारंटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अब तीसरा एप्लीकेशन है, यहाँ पे है तीसरा एप्लीकेशन, क्या है, चेकिंग करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। मतलब इक्वेशन मेरे सामने जो है वो सही है कि गलत है, वो मुझे कैसे चेक करना है। तो देखिए चेक, इसमें कुछ तरीके नहीं सिखाते, चेक करते हैं, देखते हैं और प्रैक्टिकली चेक करके दिखाता हूं मैं कैसे होता है। चलो ये हमारे सामने दो इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशन को मुझे चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशंस आर करेक्ट और नॉट। कैसे करेंगे चेक, देखते हैं, चलिए। पहला इक्वेशन मेरे पास है यहाँ पे, पहला इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। m जो है वो मास है, v जो है वो वेलोसिटी है, r है वो डिस्टेंस है। r इज अ डिस्टेंस, m इज मास, v इज वेलोसिटी, F इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो यूजिंग यूनिट्स, पहला तरीका ये होता है कि यूजिंग यूनिट्स हम चेक करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फोर्स, तो हम लिखेंगे कि यूनिट ऑफ फोर्स, और यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन, और न्यूटन आप जानते हो क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये उसका लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट है कितना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो राइट हैंड साइड में जाते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो कि यूनिट ऑफ mv स्क्वायर अपॉन आर। चलो m यानी मास, मास का यूनिट होगा किलोग्राम। v स्क्वायर, v होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे v स्क्वायर है, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और नीचे है r, r यानी क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, मीटर में होता है, डिस्टेंस होता है मीटर के अंदर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और नीचे आ गया मीटर। सो फाइनली व्हाट वी हैव इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। मीटर स्क्वायर और पर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर बन जाएगा ना। मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर इज गोइंग टू बी मीटर इन दी न्यूमरेटर, ऊपर की तरफ मीटर बचेगा। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दैट इज बेसिकली दी राइट हैंड साइड। और आप देखो लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट हैंड साइड का यूनिट भी क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है वो सही है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसका दूसरा तरीका देखते हैं। ये यूनिट से किया, अब क्या करेंगे, यूजिंग डायमेंशंस करेंगे। यूजिंग डायमेंशंस करेंगे, लेकिन यूजिंग डायमेंशंस जब करना होता है तब आपको डायमेंशंस बनाने पड़ेंगे या तो डायमेंशंस याद होने चाहिए। तो देखो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, तो क्या डायमेंशंस ऑफ फोर्स। डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या होगा, तो क्या डायमेंशंस ऑफ न्यूटन होगा। डायमेंशंस ऑफ न्यूटन क्या होगा, तो क्या डायमेंशंस ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और उसका आंसर हमको यहां पे मिल जाएगा, किलोग्राम का क्या होगा m1, मीटर का होगा L1, और सेकंड का होगा कितना, t-2। देखो सेकंड स्क्वायर है वो भी नीचे, तो नीचे की तरफ t2 आएगा, लेकिन अगर उसको ऊपर ले जाते हैं हम तो क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन मुझे मिल चुका है। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखेंगे, तो डायमेंशन ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो क्या होगा, देखो m यानी मास है, मास का डायमेंशन, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। तो यहां पे डायमेंशन ऑफ किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो यहां पे आएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, नीचे आएगा मीटर। तो देखो डायमेंशंस ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया ये, और यहां से क्या मिलेगा, m1 L1 और t-2। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशंस क्या आ गए, सेम आ गए। तो हम लिखेंगे कि एज डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड आर सेम, या फिर एज यूनिट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड यूनिट ऑफ राइट हैंड साइड आर सेम। क्या होगा, ये इक्वेशन जो है वो सही इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर वाला इक्वेशन हमने किया यहाँ पे। अब देखो दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला है B। कौन सा इक्वेशन है देखते हैं। P इज इक्वल टू रो जी एच। P इज प्रेशर इज इक्वल टू रो इज डेंसिटी, G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, H होता है हाइट। अब ये इक्वेशन सही है या गलत है वो चेक करना है। चलो क्या करेंगे, यूनिट मेथड देखते हैं। यूनिट मेथड, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो प्रेशर है, प्रेशर होगा तो यूनिट ऑफ प्रेशर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भाई। अच्छा, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, देखो याद रखो प्रेशर हमेशा डिफाइन किया जाता है फोर्स अपॉन एरिया से। ठीक है, प्रेशर हमेशा डिफाइन किया जाता है फोर्स अपॉन एरिया से। तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया का यूनिट होगा। तो यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, तो यूनिट ऑफ रो जी एच, तो यूनिट ऑफ रो जी एच में क्या आएगा, रो होता है डेंसिटी। अब जानते हो डेंसिटी क्या होता है, बोलो।
डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम जीएच, यूनिट ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम जीएच। चलो अब क्या करेंगे, मास का क्या होगा, यूनिट किलोग्राम होगा, जी का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच इज हाइट, हाइट होती है लेंथ, लेंथ का यूनिट होगा मीटर, और नीचे है वॉल्यूम, नीचे है वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, देखो वॉल्यूम मास अपॉन सॉरी वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं भाई, देखो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, न्यूटन हो गया कि नहीं, और ये अब देखो ऊपर मीटर नीचे मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर नीचे हो जाएगा। एंड यू कैन सी राइट हैंड साइड का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, तो मतलब क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट और राइट हैंड साइड का यूनिट क्या हो गया, सेम हो गया। और ये सेम हो गया इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि ये इक्वेशन जो है वो सही है, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर हुआ भाई। देखो आप दो में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, यूनिट मेथड या डायमेंशन मेथड, ठीक है। चलो डायमेंशन मेथड यहां पे कैसे करेंगे, डायमेंशन मेथड क्या करेंगे बोलो, तो देखो डायमेंशन मेथड, डायमेंशन मेथड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, यूनिट, सॉरी डायमेंशन की बात है ना, तो डायमेंशन लिखना पड़ेगा। चलो डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशंस ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखो यूनिट निकाला है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये डायमेंशंस ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो डायमेंशंस ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशंस ऑफ न्यूटन क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये होगा न्यूटन, नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो चलो डायमेंशंस ऑफ, ये किलोग्राम ऐसे ही रहा, ऊपर मीटर है नीचे मीटर स्क्वायर है, तो नीचे एक मीटर बचेगा और नीचे भी क्या बचेगा, एक सेकंड स्क्वायर बचेगा, नीचे भी एक सेकंड स्क्वायर बचेगा। सो दैट आई कैन क्लियरली से, देखो किलोग्राम है तो उसका डायमेंशन होगा m1, अब नीचे मीटर है ना, नीचे मीटर है मतलब नीचे लेंथ है, तो लेंथ का -1, नीचे सेकंड स्क्वायर है तो t का -2। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन मुझे मिल चुका है। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, डायमेंशंस ऑफ रो जी एच। तो देखिए रो क्या होता है, रो होता है डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जी एक्सेलरेशन होता है और ये एच है। चलो अभी क्या करेंगे यहां पे, ये मास है, मास का किलोग्राम, वॉल्यूम जो है उसका मीटर क्यूब, जी जो है एक्सेलरेशन होने की वजह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच है वो है मीटर। सो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, डायमेंशंस ऑफ किलोग्राम, देखो मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे मीटर क्यूब है तो एक नीचे मीटर बचेगा, सेकंड स्क्वायर बचेगा। यहां पे डायमेंशन देखो किलोग्राम है तो m1, नीचे मीटर है तो l/-1, और नीचे सेकंड स्क्वायर है तो t-2। अब देखो ये डायमेंशन दोनों साइड क्या हुआ, सेम आ गया, तो दोनों साइड डायमेंशन सेम है तो मतलब ये फॉर्मूला क्या हुआ, सही हुआ। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड गाइस, समझ में आया कि नहीं आया, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हमने कहीं और लिख दिया है,
चलो अभी क्या करना है, अब ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। देखो क्या है, इक्वेशन है ऐसा कुछ, हमको ऐसा ही करना है। तीसरा क्वेश्चन है अब हमारा, डायमेंशनल एनालिसिस से इक्वेशन को चेक करना है। नंबर 3, इक्वेशन कुछ ऐसा है, F इज इक्वल टू एम ए डी अपॉन टी। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए डी अपॉन टी, ये इक्वेशन मेरे पास है। मुझे चेक करना है कि इस इक्वेशन के लिए यूनिट और डायमेंशन दोनों साइड सेम है कि नहीं है, मतलब ये इक्वेशन सही है या गलत है, उतना मुझे चेक करना है। कैसे करेंगे चेक, देखो यहां पे ऑन लेफ्ट हैंड साइड हम बोलेंगे कि यूनिट ऑफ फोर्स, एफ जो है वो फोर्स है, ओके, यूनिट ऑफ फोर्स होगा। चलो अभी क्या करेंगे यहां पे, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो कि भाई न्यूटन, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट कुछ ऐसा है। अब देखो राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो यहां पे होगा यूनिट ऑफ एम ए डी अपॉन टी। चलो देखते हैं अभी, एम एम यानी मास, मास का यूनिट होगा किलोग्राम, ए यानी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी जो है वो डिस्टेंस है उसका यूनिट होगा मीटर, टी जो है वो सेकंड है उसका यूनिट होगा, टी वो टाइम है उसका यूनिट होगा सेकंड। तो मुझे यहां पे क्या मिला, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब मिला। अब आप देखो, ये देखो आप, और ये देखो, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों सही है या डिफरेंट है, मतलब सेम है या डिफरेंट है, जल्दी से मुझे बताओ। चलो सेम है या डिफरेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट है, राइट। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर आई कैन से यूनिट ऑन लेफ्ट हैंड साइड is not equal to unit on right hand side. Unit of left hand side is not equal to unit on right hand side, and that's why given equation is incorrect. देखो आपको क्या करना है, चेक करना है करेक्ट है या नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको करेक्ट आंसर मिले, हर बार आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम मिले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गलत इक्वेशन है तो सेम नहीं मिलेगा, अगर सही इक्वेशन है तो सेम मिलेगा। देखो यहां पे सेम नहीं मिला, यहां पे सेम नहीं मिला। और एक इक्वेशन करते हैं, देखो देखो इसका यूनिट मेथड मैंने किया है, आप डायमेंशन मेथड आप खुद करोगे, ठीक है। चलो नंबर 4, दूसरा इक्वेशन है v इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। यहाँ पे v और v0 वेलोसिटी है, a वो एक्सेलरेशन है और t टाइम है। देखो ये जो डेटा है ना क्वेश्चन में आपको दे दिए जाएंगे कि v क्या है, a क्या है, t क्या है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम पॉपुलर सिंबल होते हैं, ठीक है। अगर पॉपुलर सिंबल नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपको वहां पे लिखा ही होगा कि कौन सी चीज क्या है। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस, आपको वहां पे चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी होगा, v वेलोसिटी है तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, चलो राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो यूनिट ऑफ v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। चलो उसका वन बाय वन सबका यूनिट लिखते हैं। v0 यानी वेलोसिटी है, उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, t वो टाइम है, उसका यूनिट होगा सेकंड, प्लस का प्लस लिखेंगे, हाफ इज अ डिजिट, ठीक है। रेशनल इरेशनल कोई भी टाइप का नंबर या डिजिट हो उसका यूनिट नहीं होता है, तो उसका यूनिट नहीं लिखेंगे। ए एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे टी स्क्वायर यानी सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं। तो देखो सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे मीटर बचा प्लस मीटर आया। तो मीटर प्लस मीटर क्या होता है भाई, याद करो मैंने सिखाया था, 2 किलो प्लस 3 किलो क्या होता है, 5 किलो होता है, मतलब किलोग्राम प्लस किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम होता है ना। सिमिलरली मीटर प्लस मीटर क्या होता है, मीटर ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड का यूनिट देखो क्या है, मीटर, और लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट देखो क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि एज यूनिट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड is not equal to unit on right hand side, equation is incorrect। समझ में आया, इक्वेशन इज इनकरेक्ट। अच्छा मान लो अगर मैं आपको यहां पे पूछूं कि इस इक्वेशन में एक छोटा सा चेंज करना है, इस इक्वेशन में एक छोटा सा चेंज करना है, और ये चेंज करके आप इक्वेशन को करेक्ट बनाना चाहते हो, तो कहां पे चेंज करोगे। तो देखो मैं बताता हूं कहां पे चेंज करेंगे। तो देखो लेफ्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है ना, उसका यूनिट क्या है, मीटर है, राइट हैंड साइड का यूनिट मीटर है। तो ये इक्वेशन सही कब होता, जब लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट भी क्या होता, मीटर होता। तो लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट मीटर कब होता, वो जरा सोचो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट मीटर कब होता है, मतलब यहाँ पे मीटर पर सेकंड की जगह पे अगर मीटर आ जाता, तो मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाता, सही हो जाता। ये मीटर कब आता, जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कोई डिस्टेंस दिया हो, लेंथ हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, हाइट हो, मतलब ऐसी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में होती, तो क्या होता, हमारा इक्वेशन सही हो जाता। मान लो लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट होता, इफ लेफ्ट हैंड साइड हैज डिस्प्लेसमेंट d, then this equation would have been correct। ठीक है, would have been correct। समझ में आया, ये करेक्ट होता शायद ये इक्वेशन। और ऐसी सिचुएशन में करेक्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, करेक्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो कि डिस्प्लेसमेंट है डी या एस, कुछ लोग डी लिखते हैं, कुछ लोग एस लिखते हैं। एस इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आप लिखते और ये आपका इक्वेशन क्या हो जाता, करेक्ट इक्वेशन हो जाता। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा भी पूछेंगे कि गलत है कि सही है, तो गलत है, गलत है तो सही करो। चलो सही कैसे करोगे, तो दिस इज द वे टू डू इट राइट। इसके ज्यादा प्रॉब्लम हम करेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये तो सिर्फ डेमोस्ट्रेटिव है प्रॉब्लम, डेमोस्ट्रेटिव प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया था। चलो एक इक्वेशन और करते हैं, नंबर 5, v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। फिर से v और v जीरो क्या है, वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। चलो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट ऑफ वेलोसिटी होगा, और यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड की बात करेंगे, तो यूनिट ऑफ v जीरो प्लस ए टी आ जाएगा। तो देखो v जीरो क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड है, प्लस एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट, और टी टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो चलो ये मीटर पर सेकंड प्लस ये सेकंड और नीचे सेकंड स्क्वायर, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो एक सेकंड नीचे बचेगा। तो क्या हुआ, देखो मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, ये आएगा कि नहीं आएगा, किलोग्राम प्लस किलोग्राम किलोग्राम होता है, मीटर प्लस मीटर मीटर होता है। तो मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो चुके हैं, एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है ना, लेकिन देखो ये करेक्ट या इनकरेक्ट जब भी मैं बोलूं,
ये डायमेंशनली करेक्ट और डायमेंशनली इनकरेक्ट होता है, याद रखना। या फिर यूनिट वाइज करेक्ट होता है या फिर यूनिट वाइज इनकरेक्ट होता है। देखो मैंने ये तीन प्रॉब्लम यहाँ पे आपको यूनिट मेथड से करके दिए, आप भी समझ गए होंगे और मैं भी जानता हूं कि यूनिट मेथड हमेशा क्या होता है, इजी होता है। यूनिट मेथड इज ऑलवेज एन इजी मेथड, इसलिए मैंने तीन यहां पे कर ली। लेकिन डायमेंशनल मेथड आप खुद एक बार करोगे, वो भी इजी है। यूनिट आ जाए तो फिर डायमेंशन निकालना मुश्किल नहीं होता है, वो आप ऑलरेडी जानते हो। इसके बाद सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाना होता है और चेक करना होता है कि दोनों साइड का डायमेंशन सेम है कि नहीं है। तो बस ये तीनों तीन के लिए, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, इन तीनों तीन के लिए डायमेंशन की जो चेकिंग है वो आप करोगे, खुद करोगे और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दोगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ये फंडामेंटल चीजें खत्म हुई अब आज अपनी। तो अब से मैं क्या करूंगा, आपके असाइनमेंट्स, थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस और थोड़े पेपर्स, वो सब आज से मैं भेजना चालू करूंगा। मैं आज से मतलब कल से भेजना चालू करूंगा। आज अपने ये लेक्चर कंप्लीट कर लो, कल सुबह फिर भी इसको एक बार रिवाइज कर लो। रिवाइज कर लोगे तब तक आपको ये असाइनमेंट और सब कुछ मिल जाएगा। और जब तक अपना नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता, वो असाइनमेंट्स और वो सब चीजें आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, वो आपको ऐसा करते रहना है। डिफिकल्टी आए तो मुझे पूछना है, हेजिटेट नहीं होना है। ये बहुत ही इजी टास्क है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिराइविंग इक्वेशन इज द फोर्थ एप्लीकेशन गाइस। तो इस एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन मैं आज अब यहाँ पे करके दिखाता हूँ, इसके बाद दूसरे क्वेश्चंस जो है वो हम बाकी करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो आज मैं दिखा के आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करूंगा। तो दिस इज गोइंग टू बी दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइस। चलो अभी हम अपने लेक्चर, बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं करेंगे, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है तो उसको यूटिलाइज करेंगे। थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे, समझ में आ जाएगा, फिर अटैक करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है गाइस। यहाँ पे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी हैव टू प्रूव द फॉर्मूला। कैसे, कौन सा फॉर्मूला प्रूव करना है, तो ये फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब जो फॉर्मूला को प्रूव करना होगा ना, वो फॉर्मूला ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। रिमेंबर वेल, टेंशन नहीं करना है। यू हैव टू, आई कैन से जस्ट एम्फेसाइज ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में ही होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि वेलोसिटी ये होता है। तो इस इक्वेशन को देखना है। इस इक्वेशन को देख के मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हियर velocity of falling ball डिपेंड अपॉन क्या, वेलोसिटी v किस पे डिपेंड करती है। तो देखो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में g है, g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, एंड हाइट क्या है, हाइट है h। ये g और h, ये दो चीज पे ये चीज क्या करता है, डिपेंड करता है। चलो ये डिपेंड करता है, ये हो गया। अभी क्या नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, इसलिए मैं ऐसा लिखूंगा, हेंस v डिपेंड जो करता है ना, मतलब आप प्रपोर्शनल कर दो। g पे और h पे डिपेंड करता है तो पहला स्टेप क्या करना है, g रेस टू x करो एंड v प्रपोर्शनल टू h रेस टू y करो। देखो ये स्टैंडर्ड तरीका है। ऐसा क्यों करता है अभी थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ यहां पे क्या करो, आप फोकस करो कि क्या हो रहा है, जस्ट फोकस। देखो पहला स्टेप क्या है, फिर से बताता हूं। आप आइडेंटिफाई करो कि अपना इक्वेशन जो है उसमें जो अपना वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, v, वेलोसिटी, वो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है। तो इक्वेशन के अंदर जो जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखाई देती है, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू के अंडर रूट जी एच है। तो v किस पे डिपेंड करता होगा, g पे डिपेंड करता होगा और h पे डिपेंड करता होगा, ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता होगा। तो अगर डिपेंड करना है तो मतलब वो उसके साथ कनेक्टेड होगा कोई ना कोई तरीके से। तो किस तरह से कनेक्टेड है, तो देखो मैंने यहां पे लिख दिया, g पे डिपेंड करता है तो v प्रोपोर्शनल टू g रेस टू x, h पे डिपेंड करता है तो v प्रोपोर्शनल टू h रेस टू y। अगर मान लो और कोई तीसरी टर्म होती तो v प्रोपोर्शनल टू दैट तीसरी टर्म रेस टू z कर देते। पावर अलग अलग रखने, पहले का पावर मैंने x रखा है तो दूसरे केस में पावर क्या रखा, y, तो तीसरे केस में पावर कुछ और अलग होगा। तो v प्रोपोर्शनल टू g रेस टू x, v प्रोपोर्शनल टू h रेस टू y।
तो यहां से क्या होगा, v प्रोपोर्शनल टू g रेस टू x एंड h रेस टू y। आप सीखे हो ना प्रोपोर्शनलिटी, लोअर स्टैंडर्ड में अगर आपने सीखा होगा, देखो याद याद करवा देता हूं। x प्रोपोर्शनल टू y हो और x प्रोपोर्शनल टू z हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो x प्रोपोर्शनल टू y z। ठीक है, अगर x प्रोपोर्शनल टू y, x प्रोपोर्शनल टू z, x प्रोपोर्शनल टू मान लो कि p है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि x प्रोपोर्शनल टू y p z, y z p। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही कुछ किया है मैंने। v प्रोपोर्शनल टू क्या है, g रेस टू x है, v प्रोपोर्शनल टू h रेस टू y है, तो आप लिख सकते हो g रेस टू x और h रेस टू y। समझ में आया ये कैसे हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ये इतना हो चुका है, प्रोपोर्शनलिटी हमने लिख दिया है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी के बाद प्रोपोर्शनलिटी को अगर रिमूव करते हैं तो क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। v प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करो तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, कोई भी कांस्टेंट दे सकते हो। यहाँ पे मैं k दे रहा हूं, क्यों k दे रहा हूं, क्योंकि अपने जो क्वेश्चन है ना उसमें भी वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू k लिखी है। अगर वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू c लिखी होती तो हम c लिखते, जो भी वैल्यू वहां पे लिखी होती वो हम लिखते यहाँ पे। फिर क्या बचा, फिर क्या बचा, तो फिर जो बचा वो है g रेस टू x और h रेस टू y। तो इसको देंगे अपने इक्वेशन नंबर 1, इसको देंगे अपने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कैसे करना है? पहला स्टेप क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी वाला, और प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर से ये इक्वेशन लेके आओ। चलो अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 दोनों साइड क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ लगा देंगे। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, देखो k इज डिजिट, k कांस्टेंट ऐसा होगा ना जो डिजिट आएगा, कोई नंबर आएगा रैशनल इरेशनल वाला, तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। बचेगा क्या, डायमेंशन ऑफ g रेस टू x एंड h रेस टू y। डायमेंशन ऑफ g रेस टू x एंड h रेस टू y। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम क्या करने वाले हैं, डायमेंशंस की वैल्यू लिखने वाले हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ डायमेंशन। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, अब देखो हम डिराइव करें या ना करें, आपको नहीं आता है, याद नहीं है तो डिराइव कर लो। अगर याद है तो डायरेक्टली लिखो। अब से थोड़ी थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी कि हम यहां से डायमेंशंस की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली लिखे। अब अगर आपको याद नहीं है तो वो 1 से 34 वाला जो अपना टेबल है, वो टेबल अभी के अभी आपके सामने रख दो, टेबल अभी के अभी आपने सामने रख दो। ठीक है, और उसमें से देखो डायमेंशन ऑफ v क्या है। तो अगर आप देखोगे तो डायमेंशन ऑफ v मिलेगा m0 l1 और t-1 मिला। याद है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? फिर g, g यानी एक्सेलरेशन है। चलो टेबल में से देखो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा m0 l1 t-2। ठीक है, उसका पावर है x, तो यहां पे भी मैंने क्या लिखा है, पावर x लिखा है। ठीक है, h यानी लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन होता है l1, उसका पावर है y। आप सोचोगे सर आपको ये कैसे याद है, कैसे याद रह जाता है, हम कैसे याद रखे? तो थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ। देखो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो मीटर का l1 पर सेकंड है, पर सेकंड मतलब नीचे t1 आएगा, नीचे t1 आएगा, उसको ऊपर ले जाओ आप तो क्या हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। फिर ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर का l हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर का t2 हो जाएगा, और इसको t2 को ऊपर ले जाओगे तो t-2 हो जाएगा। देखो जरूरी नहीं है कि आपको याद रखना है, देखो मैं याद नहीं रखता हूं, मैं याद नहीं रखता हूं, वो तो जो याद रह गए हैं वो रह गए हैं। ऐसे बहुत सारे डायमेंशन होंगे जो मुझे भी याद नहीं होंगे। क्यों याद नहीं रखता हूं, क्योंकि डायमेंशन याद रखने की चीज नहीं है, डायमेंशन बनाने की चीज है। आपको डायमेंशन बनाना आना चाहिए, आपको फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला से यूनिट आना चाहिए, यूनिट से डायमेंशन बनाना आना चाहिए। हाँ, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप जितना जितना आगे पढ़ते जाओगे आपको फॉर्मूला याद रह ही जाएगा। यू शुड नॉट वरी अबाउट द फॉर्मूला एट ऑल। ठीक है, वो टेंशन छोड़ो। तो यहां पे समझ में आया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड v का डायमेंशन रख दिया, g है तो उसका डायमेंशन पावर x, h यानी लेंथ, लेंथ का पावर डायमेंशन होता है l1 और उसके पावर है y। बस यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रखो।
अब देखो यहाँ पे m रेस टू 0 है, 0 इंटू एक्स करोगे तो m रेस टू 0 आएगा, l रेस टू 1 पावर x तो ये हो जाएगा l रेस टू x, t रेस टू क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, और यहाँ पे l रेस टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया ये? चलो m 0 है, l 1 है, t -1 है, m 0, चलो ये l x है और ये l y है, तो उसका क्या हो जाएगा एल एक्स प्लस वाई हो जाता है, ठीक है, और टी रेस टू क्या हो जाएगा -2x। याद है ना, ये x रेस टू m हो और x रेस टू n हो तो इसको आप x रेस टू m प्लस n लिख सकते हो। तो उसी तरह से l रेस टू x था, l रेस टू y था, तो मैंने क्या लिखा l रेस टू x प्लस y लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब कंपेयर करना है, m का पावर 0 है, यहाँ पे भी m का पावर 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखो l का पावर क्या है x प्लस वाई, l का पावर है x प्लस वाई, और यहां पे l का पावर क्या है 1, तो मैं बोल सकता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एंड यहां पे देखो t का पावर कितना है -2x है, और लेफ्ट हैंड साइड में देखो t का पावर है -1। तो ये मुझे दो इक्वेशन मिल चुके हैं, तो इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 जब नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, और ये x की वैल्यू 1/2 हम यहां पे रख देते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहां पे वो वैल्यू रख दी, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा y की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, और इसके ऊपर से मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, y इज इक्वल टू 1/2। तो चलो x की वैल्यू और y की वैल्यू यहां पे मुझे मिल चुकी। अब क्या करना है, बस ये x की और y की वैल्यू अपने ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लिख देना है, अपने ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लिख देना है। तो चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वो सब्स्टिट्यूट करने से पहले देखो इसको जाने देता हूं मैं, ओके, और मैं थोड़ा शिफ्ट होके यहां पे आ जाता हूं। चलो अभी देखो क्या करने जा रहे हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या होगा, फ्रॉम 1 v इज इक्वल टू के जी रेस टू एक्स, एक्स देखो कितना है, हमने कितना डिराइव किया, x इज इक्वल टू 1/2 डिराइव किया है कि नहीं किया है, तो x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। फिर h रेस टू y है, y की जगह पे भी हमने क्या डिराइव किया है, देखो 1/2 डिराइव किया है। सो यहां से के जी एच जो होता है उसका पावर क्या होगा 1/2 होगा, जी एच उसका पावर होगा 1/2। तो कोई भी चीज का पावर अगर 1/2 होता है तो उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं भाई। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ जी एच, एंड दैट्स ऑल। आप देखो अपने जो फॉर्मूला मुझे डिराइव करना था वो फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो चुका है, ठीक है। देखो टेंशन मत करना, ये अभी पहला प्रॉब्लम है, ऐसे हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये अपने आप आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, इट्स जेन्युइनली इजी। लेकिन इसके लिए एक ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है, और वो होती है डायमेंशंस को आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, या फिर डायमेंशन मुंह जुबानी याद होना चाहिए। दो में से एक चीज, जो भी आपको इजी लगे। कोई बच्चा होता है जो रट्टा मारने में जोरदार होगा, अगर ऐसा बच्चा है तो सारे डायमेंशन रट्टा मार लो तो याद आ जाएगा जल्दी से। अगर रट्टा नहीं मारना है, किसी को ऐसा लगता है नहीं रट्टा नहीं हो सकता सर, दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, तो मेरे जैसे लोग हो आप, तो ऐसे सिचुएशन में आप डायमेंशन को कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे नहीं तो रफ में जाके कैलकुलेट कर लो और सब्सटीट्यूट करो। पॉइंट यही है कि डायमेंशन को सब्सटीट्यूट करना है, आप डायरेक्टली याद रख के करते हो या कैलकुलेट करके करते हो, डजेंट मैटर, ओके। तो ये इक्वेशन हमको मिल चुका है एंड दैट इज माय फाइनल इक्वेशन, ओके। आई होप कि ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आ गई होगी। सो आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माय लेक्चर नाउ। ऐसे प्रॉब्लम और भी है, वो अपने आने वाले लेक्चर्स में हम करने वाले हैं। आने वाला लेक्चर्स होगा उसमें आप धीरे धीरे क्या करेंगे, बेसिक्स से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, और भी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो जितने भी लेक्चर्स अब तक है उसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से ये सारे
हम जो भी पढ़ा है ना वो सारे लेक्चर्स में हमको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। और खास करके वो अपना जो 34 क्वांटिटीज वाला जो टेबल है, वो टेबल आपके सामने होना चाहिए। जहां पे भी आप पढ़ने बैठते हो, ये पर्टिकुलर लेक्चर अटेंड करने के लिए आप बैठते हो, उस लेक्चर वहां उस पोजीशन पे आजू बाजू कहीं पे भी आपने एटलीस्ट नोटबुक पे ये टेबल रेडी रखना आप। और इस टेबल को अपडेट करते रहो। जैसे आज अपने क्या सीखा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन और फॉर्मूला सीखा, फिर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सीखा, तो जैसे प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला सीखा। तो 34 क्वांटिटीज थी और 3 क्वांटिटी हमारे साथ अब जुड़ चुकी है, तो 34 प्लस 3 37 हो चुकी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, ऐसे अलग अलग टाइप की दूसरी दूसरी क्वांटिटी को जोड़ते जाएंगे और इस टेबल को क्या करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल को ग्रो करना है और हर बार एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको सर्च करना है कि आज कौन कौन सी नई फिजिकल क्वांटिटी आई, और वो नई फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला के साथ अपने टेबल में वो सारी डिटेल्स अपडेट कर देनी है। और ये टेबल हमेशा आपको आपके सामने रखना है, रट्टा नहीं मारना है। मैं बोलता हूं ये टेबल आज से मैं चैलेंज मारता हूं, आज से एग्जैक्टली 1 महीने के बाद ये टेबल बहुत बड़ा भी हो जाएगा और उसमें सब कुछ होगा, वो सब कुछ आपको याद होगा। दैट्स माई गारंटी। चिंता मत करना, आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। गुड डे ऑल ऑफ यू, जस्ट एंजॉय योर स्टडीज। बाय बाय।